Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Today we are going to start our new topic that is a Monera. Monera is also known as a Monera Kingdom जो कि मोनेरा किंगडम के नाम से जाना जाता है। अगर बात मैं करूं मोनेरा किंगडम की तो मोनेरा किंगडम की जब भी मैं बात करता हूं तो मोनेरा के अंदर मैं कहता हूँ कि जितने भी बैक्टीरिया तुम्हारे होते हैं वो सारे बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा के अंदर आते हैं। तुम्हारे हाथों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, टेरेस्टेरियल बैक्टीरिया जो ज़मीन पे मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, दही के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, बीमारी कराने वाले बैक्टीरिया या किसी तरह के बैक्टीरिया हो, वो सारे बैक्टीरिया जो हैं वो इसी किंगडम के अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि जो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म होता है उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम 5 ग्रुप में बांटते हैं। पहला बताओ क्या होता है? मोनेरा। दूसरा क्या होता है? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या होता है? फंजाई। फिर क्या आता है? प्लांटी। फिर क्या आता है? एनिमेलिया। ठीक है, इस तरीके से हम पांचों किंगडम के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें फंजाई के बारे में पढ़ना है, और इसी चैप्टर के लास्ट में जाओगे तो तुम्हें कुछ वायरस वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। आइए बात करते हैं मोनेरा की। तो मोनेरा में पहली बात कहता है कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। मैंने क्या कहा कि पहला पॉइंट जो है कह रहे कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा के सोल मेंबर होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारे बैक्टीरिया होते हैं वो इस मोनेरा के अंदर आते हैं, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो कह लो कि किसके अंदर आएंगे? मोनेरा के अंदर आएंगे। पहले लाइन का ये मतलब निकलता है। कह रहा है कि मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लगभग बैक्टीरिया होता है, यानी कि हर तरफ चले जाओ, ठीक है, हर तरफ चले जाओ, चाहे ज़मीन पे, चाहे तुम्हारे अपने हाथों में, तुम अपने हाथ को कितना भी धुल लो लेकिन बैक्टीरिया क्या रहता है? तुम्हारे हाथों में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रहता है। इसी तरीके से तुम्हारे खानों के अंदर बैक्टीरिया रहता है, दही के अंदर बैक्टीरिया रहता है, तुम्हारे बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया रहता है, पानी के अंदर बैक्टीरिया रहता है। इसी तरीके से क्या होता है कि एनिमल के अंदर बैक्टीरिया होता है, मतलब बैक्टीरिया जो होता है हर जगह पाया जाता है। इसीलिए बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया को कॉस्मोपॉलिटेंट कहते हैं। द मीन ऑफ कॉस्मोपॉलिटेंट इज दैट कि ये बैक्टीरिया जो है हर जगह पाया जाता है। हर जगह कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? ये पाया जाएगा तुम्हारी ज़मीन पे, लैंड पे। इसी तरीके से तुम्हारा ये पाया जाता है एयर के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है। इसी तरीके से वाटर के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है। हर जगह पाए जाने की वजह से इस बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाता है? कॉस्मोपॉलिटेंट हो जाता है। नाउ उसके बाद कहते हैं कि लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट, कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैबिटाट में रहता है। व्हाट इज मीन बाय द एक्सट्रीम हैबिटाट? एक्सट्रीम का मतलब है कि या तो ये बहुत ज्यादा क्या नाम है कि ठंडे पानी के अंदर रहेगा, या तो बहुत ज्यादा ये गर्म पानी के अंदर रहेगा, या तो ये बहुत ज्यादा नमक वाले पानी में रहेगा, या तो बहुत ज्यादा ये क्या है कि तुम्हारे कह लो कि एज अ पैरासाइट की तरह रहेगा। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम हैबिटाट बैक्टीरिया होता है। कह रहा है कि ये स्नो में पाया जाने वाला होगा, डीप ओशियन के अंदर पाया जाने वाला, या फिर ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहने वाला बैक्टीरिया होगा एज अ पैरासाइट। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो होते हैं बैक्टीरिया के वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इनके बिहेवियर जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखोगे जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये एक कोकस है, बहुत स्फेरिकल टाइप बैक्टीरिया होता है, केवल एक गोल गोल जैसा स्फेरिकल जैसा बैक्टीरिया। कह रहा है कि बैसिलस एक स्पून लाइक बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, विब्रियम कामा जैसा बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, स्पाइरिलम ये एकदम लंबे धागे जैसा बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया का जो शेप होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन कह रहा है कि उसके बिहेवियर जो होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब इनके जो सेल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। इनके अंदर मूवमेंट जो होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका बिल्कुल भी क्या होता है? अपोजिट इनका बिहेवियर होता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है कि
इट शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि क्या नाम है कि ये मतलब हर जगह एक तो पाए जाने वाले होते हैं और साथ साथ में इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और डाइवर्सिटी इनकी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कह रहा है कि मतलब कह लो कि अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कह रहा है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं वो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया खुद से प्रिपेयर ना कर पाए वो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक ज़्यादातर होते हैं, यानी कि सड़ी गली चीज़ों के ऊपर जा करके रहते हैं, खाना खाते हैं। और तो और ये पैरासिटिक की तरह भी होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जा करके रहते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड वाले पे भी जाके रहते हैं। तो जब डेड वाले पे रहते हैं तो उसको हम कहते हैं सेप्रोफिटिक, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जा करके रहते हैं उसको हम कहते हैं कि पैरासिटिक। इस तरीके से हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद कहता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो तुम्हारे डिवाइड कर दिए जाते हैं कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप में। लेकिन ये जो 4 ग्रुप डिवाइड किया जाता है तो ये 4 ग्रुप जो डिवाइड किया जाता है ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, इसके शेप को। मतलब हमने बैक्टीरिया को देखा, मुझे दिखने में एक बैक्टीरिया ऐसे लगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे लगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे लगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे लगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे लगने का मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया मुझे कैसे देखने को मिले, कोकस देखने को मिले, स्फेरिकल देखने को मिले, गोल गोल जैसे देखने को मिले। तो मैंने कहा कि ये क्या है, ये बैक्टीरिया को अलग बांट दो, इसको मैंने एक ग्रुप बना दिया कोकस। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया ग्रुप का इस शेप के बेसिस पे कोकस हो गया। कोकस बिल्कुल ऐसा गोल गोल जैसा देखने को मिलता है। और एक बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल को। यानी कि एक अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया होगा, एक गोल गोल जैसा बैक्टीरिया होगा तो हम उसको कहेंगे कोकस। यानी कि कोकस जो होता है ये सिंगुलर वर्ड है, यानी कि ये सिर्फ एक बैक्टीरिया स्फेरिकल के लिए यूज किया जाता है। और जब कई सारे बैक्टीरिया गोल गोल एक जैसे हो जाएं उसको हम कहते हैं कोक्काई या कोक्की बोल दो। ठीक है, उसके बाद आता है बैसिलस। बैसिलस की अगर हम बात करते हैं तो बैसिलस जो है ये बिल्कुल स्पून जैसा होता है, लेकिन एक स्पून जैसा बैक्टीरिया जो होता है वो बैसिलस होता है। जब कई सारे एक जैसे ऐसे ही आ जाएं तो उसको हम बैसिलाई कहते हैं। फिर उसके बाद विब्रियम। विब्रियम कह रहा है कि एक अगर हम बात करें, विब्रियम एक कामा जैसा जो होगा उसको हम विब्रियम कहेंगे, लेकिन ये सारे के सारे जो होंगे उसको हम क्या कहेंगे, विब्रियो कहेंगे। यानी कि प्लूरल जो होगा वो क्या होगा, विब्रियो होगा। सिंगुलर एक बैक्टीरिया जो कामा शेप जैसा होगा उसको हम क्या कहेंगे, विब्रियम कहेंगे। और इसी तरीके से एक जो ऐसे क्या नाम है कि फ्लैजिला जिसके पास होगा बैक्टीरिया उसको हम कहेंगे स्पाइरलम। और जब कई सारे ऐसे बैक्टीरिया आ जाएं जिसके पास फ्लैजिला होगा हम उसको कहेंगे स्पाइरला। ठीक है, इस तरीके से 4 बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कौन कौन से, कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरलम। ठीक है, 4 बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। पहला बताओ कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरलम। क्लियर, इस स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है। ठीक, अब उसके बाद बैक्टीरिया फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम रख देते हैं हम आर्की बैक्टीरिया और एक का नाम रख देते हैं ई बैक्टीरिया। व्हाट इज मीन बाय द आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है और ई बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, इसी चीज को हम समझेंगे। अब इसको मैं इरेज करके वो चीज को एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले हम मूव करेंगे किसकी तरफ, आर्की बैक्टीरिया की तरफ। क्लियर? आइए अब बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। देखो, मैंने कहा कि बैक्टीरिया जो होते हैं इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक को हम क्या बोल देंगे, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और एक को हम क्या बोल देंगे, ई बैक्टीरिया।
रही बात ये आर्की बैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया जो डिवाइडेड है, ये क्यों डिवाइड है? देखो, दो तरह के बैक्टीरिया में देखने को मिले। एक आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हो गया जो बहुत ज्यादा धरोहर या एंशियंट बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं, यानी बहुत पुरानी बैक्टीरिया है। और इसी तरीके से ई बैक्टीरिया जो है, जो आजकल ट्रू बैक्टीरिया कह लो एक तरीके से, कि ई बैक्टीरिया वो हो गया। दो ग्रुप। आर्की बैक्टीरिया की अगर हम जब बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया में हमें समझना ये है कि जो पुरानी बैक्टीरिया है, आखिर उसके अंदर ऐसा क्या था कि वो बहुत ज्यादा कह लो कि अलग अलग हैबिटाट इनका जो है एक्सट्रीम हैबिटाट में पाए गए। यानी कि आर्की बैक्टीरिया को भी हम क्या कर सकते हैं, इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट, उनके हैबिटाट पे को देखते हुए हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि एक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो इस बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं कि हैलोफाइल्स, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के अंदर एक ग्रुप ऐसा आता है जिसको हम क्या कहते हैं, हैलोफाइल कहते हैं। हैलोफाइल का मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा नमक वाले पानी में रहते हैं, साल्टी एरियाज में रहते हैं, उसको हम कहते हैं हैलोफाइल्स। देखो, आर्की बैक्टीरिया के अंदर तीन बैक्टीरिया में डिवाइड होगा। एक हो गया हैलोफाइल्स, दूसरा होगा तुम्हारा एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल, दूसरा होगा थर्मो एसिडोफाइल, और तीसरा जो होगा वो तुम्हारा होगा मिथेनोजीनस। ये तीन तरह के बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट। ठीक है, जिसमें से हैलोफाइल जो है वो साल्टी एरियाज में रहेंगे, इसीलिए नमक वाले पानी में रहने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, हैलोफाइल कहेंगे। थर्मो एसिडोफाइल जो है ये बहुत ज़्यादा हॉट वाले वाटर में रहेंगे, हॉट स्प्रिंग या हॉट वाटर में रहेंगे, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स कह देते हैं। मिथेनोजीन फाइल जो है, मिथेनोजीनस बैक्टीरिया जो है, ये कहाँ रहते हैं, ये गट ऑफ काऊ या फिर बुफेलो यहां पे रहते हैं। ठीक है, और यहां पे रहने के बाद ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस एंड प्रोड्यूस CH4 या फिर मीथेन गैस। क्लियर? तो बात हम समझते हैं कि आर्की बैक्टीरिया जो है, इसको हम कहते हैं कि आर्की बैक्टीरिया बहुत पुराने बैक्टीरिया हो गए। अब ये बहुत पुराने बैक्टीरिया का मतलब है कि ये इतने पुराने हैं तो ये क्या कर सकते हैं, या तो बहुत नमक वाले पानी में रह सकते हैं जिसको हम साल्टी एरियाज कहेंगे, और इसी को हम एक कॉमन टर्म देते हैं, एक अच्छा सा टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं हैलोफाइल्स। उसके बाद हॉट वाटर जो है, हॉट वाटर में रहने वाले, गर्म पानी में रहने वाले को हम क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल, थोड़ा एसिडिक वाटर भी होगा। और उसके बाद मिथेनोजीनस जो बैक्टीरिया होता है, ये कहाँ रहता है, काऊ या बुफेलो के गट में रहता है। गट का मतलब है कि जो एलिमेंट्री कैनाल का पाइप रहता है उसके अंदर रहता है, और उसके अंदर क्या होता है कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, उनके डंग को इस्तेमाल करके, उनके डंग का यूज करके, यानी कि उनके गोबर को यूज करके वो कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और इसी मीथेन गैस जो है, इसी मीथेन गैस का यूज हम फ्यूल की तरह करते हैं, अपने घरों में गैस जलाने का काम करते हैं। क्लियर है? बताओ, आर्की बैक्टीरिया में तीन तरह के बैक्टीरिया देखने को मिले, एक हैलोफाइल, दूसरा क्या हो गया थर्मो एसिडोफाइल, तीसरा क्या हो गया मिथेनोजीन्स। ठीक है, या मिथेनोजीनस। रही बात कि क्यों ये जो है आर्की बैक्टीरिया ई बैक्टीरिया से अलग क्यों हो जाता है, ऐसे नमक वाले पानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैबिटाट में क्यों रहते हैं और ये क्यों नहीं रहते हैं? मालूम है क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत डिफरेंट इनका होता है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है बहुत अलग पाया जाता है इनका, और इसी सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है बहुत अलग इनसे होता है, और इसी की वजह से जो है ये क्या करते हैं कि
ये 3 पार्ट में या तीनों जो है ऐसी ऐसी जगहों पे रह लेते हैं। भाई गर्म पानी में रहना बहुत बड़ी बात है, क्यों? इनके सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है? अलग होती है। अगर अलग ना हो तो क्या ये रह लेंगे? क्या नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो अलग सेल वॉल का स्ट्रक्चर होने की वजह से ही ये क्या करते हैं? ऐसी जगहों पे रह पाते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं ई बैक्टीरिया की, और उसके बाद ई बैक्टीरिया की बात करने के बाद हम आगे की तरफ थोड़ा मूव करेंगे। तो आइए ई बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या होता है ई बैक्टीरिया? अगर मैं ई बैक्टीरिया की बात करूं तो एक बात बताओ, सबसे पहले मोनेरा की बात जब हम कर रहे थे तो मोनेरा में मैंने बताया था कि मोनेरा जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रो कैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि इनके सेल के पास जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा वो नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो इनके जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे? पूरे साइटोप्लाज्म में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको हम कहते हैं कि ऐसे सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक है। ऐसे सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो जब ऐसे सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं तो बताना, इसी प्रोकैरियोट के अंदर इसी प्रोकैरियोट के अंदर तुम्हारा क्या आया हुआ है? इसी प्रोकैरियोट के अंदर तुम्हारा आया हुआ है ई बैक्टीरिया। तो ई बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। व्हाट इज मीन बाय द प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि इनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और साथ साथ में ये यूनिसेलुलर होंगे। व्हाट इज मीन बाय द यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर का मतलब है कि इनके पास ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, यानी कि ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद कहता है कि इनके पास क्या नाम है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इतनी बात समझ में आई तो बताओ। और साथ साथ में कहता है कि इनके सेल के स्ट्रक्चर को जरा देखोगे तो इनके अंदर जो है एक सिंगल डीएनए जो है इस तरीके से पाया जाएगा। वो भी किस फॉर्म में पाया जाएगा? इस तरीके से क्या नाम है कि सर्कुलर फॉर्म में पाया जाएगा। यानी कि सिंगल डीएनए पाया जाएगा, वो भी किस फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर है? सिंगल डीएनए इन द सर्कुलर फॉर्म पाया जाएगा। यस, क्या नाम है कि सिंगल क्रोमोसोम कह लो, सिंगल क्रोमोसोम जो है पाया जाएगा, वो किस फॉर्म में पाया जाएगा? सर्कुलर फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद मैं बात करूं तो इनके जो सेल वॉल होते हैं, इनके सेल वॉल जो होते हैं अलग होते हैं, लेकिन इनके सेल वॉल जो होते हैं रिजिड सेल वॉल होते हैं। व्हाट इज मीन बाय द रिजिड सेल वॉल? रिजिड सेल वॉल का मतलब होता है कि इनका जो सेल वॉल होता है वो हार्ड सेल वॉल होता है। क्या होता है? हार्ड सेल वॉल होता है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रांग होता है, थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए इसको रिजिड सेल वॉल कहते हैं। और अगर ये बैक्टीरिया ई बैक्टीरिया अगर मोटाइल करते हैं, यानी कि मूव अगर करते हैं, मोटाइल अगर होते हैं, तो इसका मतलब है कि इन बैक्टीरिया के पास क्या होगा? फ्लैजिला होगा। और अगर फ्लैजिला नहीं होगा तो बताओ क्या ये बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ई बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ई बैक्टीरिया जो है, ई बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एक क्या नाम है कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो आइए अब ई बैक्टीरिया को हम आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। आर्की बैक्टीरिया को वहीं छोड़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया में सिर्फ 3 पार्ट बताओ, हैलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजीनस। इसके बारे में हमने सीखा। ई बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं। तो ई बैक्टीरिया के बारे में जो मैंने बातें थोड़ा बताई, इसको सीख लो कि आर्की बैक्टीरिया, ई बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, मोटाइल होता है, और साथ साथ में सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर फॉर्म में होता है। सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। सेल वॉल जो होते हैं वो रिजिड सेल वॉल होते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आए तो अगेन आई एम गोइंग टू डिवाइड द E bacteria into two forms, that is autotrophic and heterotrophic. On the basis of their nutrition, it's mean that उनके खाने के तरीके एंड मेथड के तरीके जो हैं खाने के इनके अलग होते हैं, और इन्हीं के न्यूट्रिशन के बेसिस पर मैं बैक्टीरिया को दो तरीके से डिवाइड करने जा रहा हूँ या दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ। पहला बोलो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा बोलो हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं ई बैक्टीरिया को दो पार्ट में।
ई बैक्टीरिया आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला बोलो क्या हो गया? पहला हो गया तुम्हारा पहला हो गया तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक। क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक का मतलब होगा ये खुद से खाना बना करके खाएंगे। हेट्रोट्रॉफिक क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफिक का मतलब हो गया कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, या तो एज अ पैरासाइट या तो सैप्रोफिटिक। ठीक है, आइए बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक में जो है, अब इसमें भी दो तरीके से अपने से खाना बना सकते हैं। या तो ये लाइट का यूज करेंगे खाना बनाने के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ठीक है, या तो ये क्या करेंगे? केमिकल का यूज करके खाना बनाएंगे, तो इसको हम कहेंगे कीमोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। तो ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो कुछ यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में सीखेंगे। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो कुछ हम बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में सीखेंगे। क्या करेंगे? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दैट इज अ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? तो ये बैक्टीरिया तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है भाई? साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। साइनोबैक्टीरिया को बैक्टीरिया का क्या होता है? ग्रुप होता है। और इस ग्रुप के अंदर भी कई सारे बैक्टीरिया आते हैं। एग्जांपल आते हैं जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया। ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं अब इसका एग्जांपल सुन लो, लिख ही देते हैं। एग्जांपल क्या हो गया? नॉस्टॉक। और इसी तरीके से क्या हो गया? एनाबीना। ठीक है, ये क्या है? ये तुम्हारा ग्रुप है। साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर नॉस्टॉक एनाबिना जैसे बैक्टीरिया आते हैं। और ये नॉस्टॉक एनाबिना जो है ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है, और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा। और इसी तरीके से कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं। लेकिन कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल याद कर लो। नाइट्रोमोनास, नाइट्रोमोनास एक एग्जाम्पल ये होता है, और एक एग्जाम्पल होता है नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस ये एग्जाम्पल है किसके? बैक्टीरिया के? कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया के। अच्छा एक बात बताना, नाइट्रो के पास कोकस आया है, तो बताना मुझे कोकस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। इसका मतलब है कि नाइट्रोकोकस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात करते हैं यूजफुल बैक्टीरिया की। तो यूजफुल बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जैसे कि हमारा एग्जांपल के तौर पे हो सकता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है कि तुम्हारा मिल्क को कन्वर्ट करता है दही के अंदर। तो इसके एग्जांपल आ सकते हैं तुम्हारे लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि यूजफुल बैक्टीरिया जो कि हमारे फायदे के लिए होता है, वेलफेयर के लिए होता है, हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है, ऐसे बैक्टीरिया यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमें बीमारी कराते हैं, डिजीज कॉज कराते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो होंगे हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, तो बताओ ई बैक्टीरिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला बोलो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा बोलो हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक पे भी दो पार्ट हमने सीखा, एक बोलो फोटोसिंथेसिस, एक बोलो केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आता है क्या? नॉस्टॉक एनाबिना। नॉस्टॉक एनाबिना जैसे एग्जांपल आते हैं, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस के अंदर दो एग्जांपल, एक बोलो नाइट्रोमोनास, एक बोलो नाइट्रोकोकस। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम इस तरीके से यूजफुल और हार्मफुल में डिवाइड कर देते हैं। मेरी बात समझना, मैं बैक्टीरिया ई बैक्टीरिया को चार्ट के एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएंगी, इस तरीके से याद हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम एनसीईआरटी के पैराग्राफ पे जाओगे तो उसके अंदर पैराग्राफ के फॉर्म में पूरा घुसाया पड़ा है, तो उस तरीके से अगर पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी, याद भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या करो, इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं, तो हम जानते हैं किसके बारे में। अब एक एक करके सुनो, पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, नॉस्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस पूरे ग्रुप को एक बार पढ़ लेंगे, फिर हम थोड़ा सा कीमोसिंथेसिस पे चलेंगे, फिर यूजफुल पे चलेंगे, फिर हार्मफुल पे चलेंगे, उसके बाद हमारा मोनोएरा खत्म हो जाएगा। बड़ा इजी है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं।
तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया की। किसकी बात करेंगे? साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया is also known as blue green algae. Blue green algae और करके यहां कर लो, और ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि साइनोबैक्टीरिया इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका मतलब सर ये एल्गी है, एल्गी के अंदर आना चाहिए। ओके, इट्स लाइक अ प्लांट, ये प्लांट की तरह तो जरूर काम करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे उनको हम मोनेरा के अंदर डालेंगे विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके पास भी वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है इनके इनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ये प्रोकैरियोटिक, तो आप प्रोकैरियोटिक होते हैं तो बताओ ये कहाँ चले जाएंगे? तुम्हारे मोनेरा के अंदर आ जाएंगे। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या है बच्चों। तो साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कि ये साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है। क्या है? एक ग्रुप है। और ग्रुप है तो आइए बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। साइनोबैक्टीरिया के हम बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं साइनोबैक्टीरिया में। देखो, साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया देखो एक्चुअली ये एक बैक्टीरिया नहीं है, साइनोबैक्टीरिया ग्रुप है। इसके अंदर आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, इस ग्रुप के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, सुनो उस बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा हूं। बताओ मैं किसकी बात करूंगा? नॉस्टॉक की बात करूंगा, एनामिना की बात करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारे और भी एग्जांपल होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। हाँ, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया भी होते हैं, स्पाइरुलिना भी होते हैं। ये चार एग्जांपल मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, ये चारों जो है ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया होगा माय डियर, उसके पास यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो बताओ किस वजह से करेगा? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसे ग्रुप वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल ए होता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है। और बताओ अगर क्लोरोफिल ए है माय डियर, तो ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना सकते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। मानो कि ये एक सेल हो गया, ये एक सेल के यूनिसेलुलर हो गया। उसके बाद हम बात करें कि ये क्या कर सकते हैं? ये भाई कॉलोनी बना करके रह सकते हैं, यानी कि ये कॉलोनियल हो सकते हैं, और साथ साथ में ये फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। सुनो एक और बात, अगर ये कॉलोनियल होंगे, अगर कॉलोनियल होंगे तो इनके कॉलोनी के तरफ चारों तरफ जिलेटिनस शीट होगा। जिलेटिनस शीट की कवरिंग होगी। बताओ किसकी कवरिंग होगी? जिलेटिनस शीट की कवरिंग होगी। और जिलेटिनस शीट जो होता है ये एक तरह का जेल होता है, और ये एक तरह के जेल से कवरिंग होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? जिलेटिनस शीट कह देते हैं। और सुनो एक अच्छी वाली बात कि जब तुम्हारे कहीं पे भी साइनोबैक्टीरिया इकट्ठा होकर के रहने लगेंगे, इकट्ठा होकर के रहने का मतलब है कि एक्यूमिलेशन, यही स्पेलिंग है ना एक्यूमिलेशन की। हाँ, तो एक्यूमिलेशन किसका? ऑफ दिस बैक्टीरिया। जब इन बैक्टीरिया का क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया, जब इन बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा? ये भी सुन लो। तो जब ये इकट्ठा हो करके कहीं पे पानी में रहने लगेंगे, ठीक है, ऑफ दिस बैक्टीरिया और एल्गी, एल्गी कर लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया है ना, तो ऑफ दिस एल्गी जब ये इकट्ठा होकर के रहने लगेंगे तो मैंने क्या बोला कि क्या होगा कि इसको हम क्या बोल देंगे? टर्म्ड एज ब्लूम। हम उसका नाम क्या रख देंगे? ब्लूम। हम उसको ब्लूम कहने लगेंगे। मेरी बात और सुन लो, जो ब्लूम कहेंगे, इस ब्लूम के बड़े सारे नुकसान भी हैं। अगर ये ब्लूम बनाएंगे तो पानी को क्या कर देंगे? डिस्कलर कर देंगे, डिस्कलर वाटर।
पानी के कलर को खराब कर देंगे और साथ साथ में प्रोड्यूस अनप्लीजेंट स्मेल, बेकार सी महक पैदा कर देंगे, उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करेंगे। और साथ साथ में जो उसके अंदर मछलियां होंगी उसको अफेक्ट कर देंगे, यानी कि अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ फिश, यानी कि फिश के पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, ये अफेक्ट कर देंगे। और साथ साथ में रिड्यूस द वाटर क्वालिटी, पानी के क्वालिटी को और ये घटा देंगे, गिरा देंगे। ठीक है, तो बताओ अगर ये एक्यूमुलेशन करेंगे, इकट्ठा होकर के रहेंगे, तो जब इकट्ठा होकर के रहेंगे तो बताओ उसे हम क्या कहेंगे, ब्लूम कहेंगे। और जब हम ब्लूम कहेंगे तो ये ब्लूम के कुछ नुकसान है। क्या नुकसान है, कह रहा है कि डिस्कलर द वाटर, पानी को डिस्कलर कर देंगे, प्रोड्यूस अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ द फिश की पॉपुलेशन को भी बेकार करेंगे, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वाटर की क्वालिटी को भी खराब करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इस साइनोबैक्टीरिया के कई सारे एग्जाम्पल आते हैं। ऑसिलेटोरिया, ठीक है, साथ साथ में ऑसिलेटोरिया, उसी यहां नहीं रहेगा, अब सही है, ऑसिलेटोरिया। उसके बाद हम बात करेंगे स्पाइरुलिना, और दो एग्जांपल आते हैं जिसका नाम होता है एनाबीना, और एक एग्जांपल आता है नॉस्टॉक। ये 4 एग्जांपल है किसके, साइनोबैक्टीरिया के, और 4 एग्जांपल है तो बताना एनाबीना और नॉस्टॉक जो होते हैं, एनाबीना और जो नॉस्टॉक होते हैं मुझे बताना ये क्या कर सकते हैं, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। और जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे तो ये एक इनके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द हेटेरोसिस्ट करते हैं कि बाय स्पेशलाइज्ड सेल, और इस स्पेशलाइज्ड सेल का नाम होगा हेटेरोसिस्ट, उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोसिस्ट कहेंगे। बताओ साइनोबैक्टीरिया के अंदर 2 ऐसा एग्जांपल, एनाबीना नॉस्टॉक, ये क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स तभी कर पाएंगे इनके पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होता है, और सेल का नाम हेटेरोसिस्ट होता है। हेटेरोसिस्ट होगा तभी ये क्या कर पाएंगे कि तुम्हारे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर पाएंगे, ये फिक्स कर पाएंगे। तो आइए हेटेरोसिस्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं और उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आई थिंक तुम लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो इसको देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर भी ना समझ आए तो फिर लेक्चर देखना, लेक्चर देखो, पढ़ाई करो, लेक्चर देखो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। एक बार ऐसा आएगा तुम्हें वो चीज़ें समझ आ जाएंगी, तुम एक बार उसके क्या हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे इस टॉपिक के। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं नॉस्टॉक के स्ट्रक्चर की। तो नॉस्टॉक के स्ट्रक्चर को ज़रा देखो तो कुछ इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। यहीं पे इसी नॉस्टॉक के अंदर यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल होते हैं, और जो ये स्पेशल सेल होते हैं माय डियर, इस स्पेशल सेल का नाम होता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट होता है, ठीक है। यही हेटेरोसिस्ट क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेगा, फिक्स करेगा, यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। और साथ साथ में इसी के चारों तरफ बताओ एक जिलेटिनस कवरिंग होती है कि नहीं होती है, तो इस तरीके से इसके पास ये
जिलेटिनस की कवरिंग होगी, ठीक है। और जिलेटिनस की कवरिंग होगी तो बताओ मैंने क्या बोला था कि चाहे जिलेटिनस बोल दो या इसी को क्या बोल दो, म्यूसिलेजिनस, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है म्यूसिलेजिनस, शीट की कवरिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का जेल है, ये एक तरह का जेल होता है, क्लियर। म्यूसिलेजिनस शीट, ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है नॉस्टॉक का, नॉस्टॉक का, नॉस्टॉक के अंदर हेटेरोसिस्ट। तो बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करेगा, नॉस्टॉक करेगा, किस वजह से करेगा, हेटेरोसिस्ट की वजह से करेगा, क्लियर। अब इसके बाद तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है, जिसमें से फोटोसिंथेटिक वाला था वो खत्म होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बाद आप आते हैं हम कीमोसिंथेसिस वाले बैक्टीरिया पे। सुनो, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो होता है, मैंने क्या बोला कि कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करते हैं, केमिकल का यूज करके कीमो, हाँ, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, सुनना, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये केमिकल का यूज करके खाना बनाते हैं और उसी से क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं। जैसे कि ये इनऑर्गेनिक कोई चीज़ हो गई, तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके, इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके, बताओ अब यहाँ पे ये किसका यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन का नहीं, केमिकल का यूज़ करेंगे। और कोई भी केमिकल का यूज़ कर करके ये क्या बनाएंगे, अपना ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे, ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे। और ये ऑर्गेनिक फूड को अपना खाना, खाने के तौर पे लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये केमिकल आया कहाँ से, ये होता है ऑक्सीडेशन से। मतलब कि अगर मान लो कि ये कोई चीज़ है, ठीक है, कोई सामान है, कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल हो सकता है, ये किसी चीज़ का बना होता है। अब जब इसके कांटेक्ट में जब ऑक्सीजन आता है तो ये कुछ और बना लेते हैं, और बनाने के बाद ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, और जो ये केमिकल रिलीज करते हैं इसी केमिकल का यूज करके क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया कहते हैं। और ये रिसाइकलिंग में बड़ा हेल्प करते हैं। और रिसाइकलिंग में कैसी चीज़ों को रिसाइकलिंग करते हैं, ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं, लाइक आयरन, लाइक सल्फर, लाइक फास्फोरस, ऐसी चीज़ों को ये क्या करते हैं, ये रिसाइकल करते हैं। तो ये तुम्हारा कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया में सिर्फ हमें इतना ही देखना था। इसके बाद की बात हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि भाई हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बात करते हैं अब हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो आइए अब सीखते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मैंने बोला कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक मैंने बोला कि यूजफुल वाले बैक्टीरिया में बांट दो, एक क्या कर दो, हार्मफुल वाली बैक्टीरिया में बांट दो। यूजफुल वाली बैक्टीरिया को जब जरा तुम देखोगे तो तुम्हें इसमें दिखाई देगा कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द कर्ड, और जब ये कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये तुम्हारे लिए फायदे के है, फायदे का है, तुम्हारे ये काम किसका है, फायदे का है। तो जब फायदे की कोई चीज कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं, अरे सॉरी यूजफुल बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या कराते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, सॉरी प्रोडक्शन जो है एंटीबायोटिक का कराते हैं। और ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया जो है वो फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कैसे, प्लांट में लेग्यूम रूट जैसी, इन लेग्यूम रूट यानी कि दाल वाले जितने प्लांट होते हैं उनके रूट में जा करके ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और वहाँ पे वो नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे यूजफुल बैक्टीरिया, इतना ही तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर दिया ही है। उसके बाद हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं ये तुम्हारे डिजीज कराने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये डिजीज कराने वाले, बीमारी कराने वाले बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन सी बीमारी करा सकते हैं, ये तुम्हारे करा सकते हैं कॉलरा, हाँ कॉलेरा करा सकते हैं। और कौन सी बीमारी करा सकते हैं,
टेटनस करा सकते हैं, और कौन सी बीमारी करा सकते हैं, और ये करा सकते हैं टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, तो टाइफाइड हो गया। इसी तरीके से और भी हो सकता है, सीट्रस कैंकर जैसी बीमारी हो सकती है। ये सारी बीमारी जो है वो किससे होंगी, तुम्हारी हार्मफुल बैक्टीरिया से होंगी। तो ये सारी हार्मफुल बैक्टीरिया से बीमारी होने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद कहता है कि इसमें से ज़्यादातर जितने बैक्टीरिया होते हैं वो मैक्सिमम बैक्टीरिया क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो उसमें से सबसे ज़्यादा अपना रिप्रोडक्शन जो है वो फीजन से करते हैं। तो बैक्टीरिया जो अपना रिप्रोडक्शन करता है मेनली ज़्यादातर वो किससे करते हैं, ज़्यादातर वो करते हैं तुम्हारे फीजन से। ठीक है, फीजन के थ्रू क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। और जब इनको अच्छा वाला कंडीशन नहीं मिलता है जिसमें वो फीजन कर सकें, यानी कि अनफेवरेबल जब कंडीशन मिलता है, कैसी कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि इनके हिसाब से कंडीशन ना मिले जिसमें वो रिप्रोडक्शन करते थे, तो अनफेवरेबल कंडीशन उसको बोलते हैं। और ऐसे कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और रिप्रोडक्शन ज़्यादातर लेकिन किससे होगा, फीजन से होगा। क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है लेकिन ये बहुत कम होता है। क्लियर है। नाउ इसके बाद आता है तुम्हारा एक छोटा सा ग्रुप और, जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अंडर द बैक्टीरिया ही रखा गया है। और सुनो क्यों, क्योंकि इसके पास जो है माइकोप्लाज्मा जो होता है ये बहुत एक आया बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज अ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में जरा समझना। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें स्मॉलेस्ट लिविंग के सेल के साथ साथ कह रहा है कि ये विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ तो रहते ही हैं, तो विदाउट ऑक्सीजन भी ये रह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तब भी ये रह सकते हैं, यानी कि एनारोबिक की तरह ये रह सकते हैं। और उसके बाद बात करें तो कहता है कि ये पैथोजेनिक होते हैं ज़्यादातर। इसमें कुछ जो मेनली जो है वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ प्लांट में बीमारी कराएंगे, कुछ एनिमल में भी क्या कराएंगे, ये बीमारी कराएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिक कहते हैं। इस तरीके से मोनेरा के अंदर तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इतना ही दिया हुआ था। उसके बाद की अगर हम बात करें कि मोनेरा के बाद जो टॉपिक आएगी हमारी, डेट विल बी अ प्रोटिस्टा, यानी कि इसके बाद जो हम कंप्लीट करेंगे मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा करेंगे, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।